वो है यील्ड, जिसको आम लफ्ज़ों में पैदावार कहते हैं। अब देखिए, जब आप क्या करें, इसको डिस्कस करने से पहले आप एक टिपिकल एग्जांपल देख लीजिए। ये आपने एक खेत बनाया है और इस खेत में आपने सपोज करें ये 9 सेक्शंस बनाए हैं। आपने क्या किए हैं, इसमें 9 सेक्शंस बनाए हैं और आप ये कंसिडर करें कि इस 9 सेक्शंस में अगर आप ऐसे करें 9 ज्वार के दाने 9 ज्वार के दाने प्लांट करें, तो ऐसा पॉसिबल है कि एक दाना आप यहाँ प्लांट करें, एक यहाँ प्लांट करें, एक यहाँ पे कल्टीवेट करें, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब क्या करते हैं, अभी आपने ये प्लांट नहीं किया, लेकिन आप अपने माइंड में प्लानिंग कर रहे हैं कि अगर मैं 9 दाने यहाँ पे कल्टीवेट करता हूँ तो कल जाके मुझे 9 पौधे मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 9 जो है वो पौधे यहाँ पे उगेंगे। और अगर हम सपोज करें कि हर एक प्लांट में 3-3 जो आपके पास मेज के वो प्रोडक्ट हैं वो बनेंगे। अब ये भी है, ये भी है और ये भी है, ठीक है। आप कंसिडर करते हैं, इसको मैं प्लांट करता हूँ, हर एक दाने से एक प्लांट उगेगा और फिर उसमें से जो छल्ले आएंगे तो एक में 3-3 होंगे, पुख्तों की जरूरत होगी हुई तो 3-3 होंगे। आप सपोज करते हैं पेज पे, लेकिन जब आप ये कल्टीवेट करते हैं तो कल्टीवेशन के दौरान सपोज 3 से लेकर 6 मंथ्स का ड्यूरेशन है और आप कहते हैं कि इस दरमियान ये उगेंगे और फिर इनसे ये बनेंगे। अब देखें, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन की वजह से, पानी की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से, दूसरे फैक्टर की वजह से, फर्टिलाइज़र की वजह से, सॉइल की वजह से, अगर ऐसे हो कि यहाँ प्लांट उगे, यहाँ प्लांट उगे मगर यहाँ ना उग सके, ये पॉसिबिलिटी है। यहाँ प्लांट उगे मगर यहाँ नहीं उगे, यहाँ भी प्लांट की कल्टीवेशन हो मगर यहाँ ना हो, और यहाँ भी हो और यहाँ भी हो। तो पहले हमारे पास 9 पॉसिबिलिटीज़ थे कि 9 के 9 प्लांट की कल्टीवेशन होगी, बाद में उसकी ग्रोथ होगी, हमें छले मिलेंगे और उसके बाद हमें क्या होगा, वो प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन अब पॉसिबिलिटी ये है कि 3 जो सेक्शन है वहाँ पे हमें प्लांट नहीं मिले। इसका मतलब है हमें सिर्फ 6 सेक्शन में प्लांट मिले, और अगर एक एक में 3 आते हैं, अब हमें 27 के बजाय 18 प्रोडक्ट मिलेगा। तो मकसद ये है कि जब आप कोई भी चीज़ रिएक्ट करते हैं और उसका सबसे पहले थ्योरेटिकली अंदाज़ा लगाते हैं, तो उस थ्योरेटिकल पैदावार को कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। और जब आप प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट लेबॉर्ट्री में करते हैं और उसके बाद अपना प्रोडक्ट की जो अमाउंट है वो कैलकुलेट करते हैं, उसको कहते हैं एक्चुअल यील्ड। यील्ड बजाते खुद पैदावार है। तो जब आप किसी चीज़ को प्रैक्टिकली परफॉर्म करने से पहले पेजेस पे स्टेक्योमेट्रिक कैलकुलेशन करें कि अगर ये इतना अमाउंट इस अमाउंट के साथ मैं रिएक्ट करता हूँ तो मुझे इतना प्रोडक्ट पॉसिबली मिल सकता है। तो जब बैलेंस इक्वेशन से आप जस्ट कैलकुलेट करें, इसको थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके बाद उसका वेट लेते हैं, परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट, तो फिर जो एक्सपेरिमेंटल यील्ड आपको मिलेगा उसको एक्चुअल यील्ड कहते हैं। तो इसलिए इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि इसको हम स्टेक्योमेट्री से कैलकुलेट करते हैं, मतलब इसको हम किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं, और इसको हम हमेशा प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस से यानी एक्सपेरिमेंट से वो कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए, अगर मैं कंसिडर करूं कि रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी जब आपस में मिक्स करूंगा मुझे प्रोडक्ट मिलेगा। ये भी सपोज 1 ग्राम है और ये भी 1 ग्राम है, और मैं सपोज करता हूं कि मुझे प्रोडक्ट कितना मिलेगा, 2 ग्राम। तो ये मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से अंदाज़ा लगाया है। लेकिन अब मैं क्या करूं, लेबॉर्ट्री जाऊं और एक फ्लास्क है उसमें ए 1 ग्राम ले लूं और ये दूसरा फ्लास्क है और इसमें बी ले लूं, और दोनों को जब मैं मिक्स करूं तो मुझे प्रोडक्ट मिले। फिर प्रोडक्ट को मैं हीट अप करूं, इससे पानी इवापोरेट हो जाए और जो ड्राई साल्ट हो उसको मैं चाइना डिश में ले लूं और इसको वेट करूं, डिजिटल बैलेंस के ऊपर रखूं, और डिजिटल बैलेंस मुझे दे दे कि इसका वज़न है 1.9 ग्राम। अब देखिए, थ्योरेटिकली
मुझे ये स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन बताती है कि इसका प्रोडक्ट इतना होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट को वेट करने के बाद जो सैंपल है उसका 1.9 मिलता है, तो जो एक्सपेरिमेंट के बाद हमें यील्ड मिलता है उसको हम प्रैक्टिकल यील्ड कहते हैं। अब इस पे एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि क्यों हमेशा एक्चुअल या प्रैक्टिकल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम होता है, या इन अदर वर्ड्स क्यों थ्योरेटिकल यील्ड ज़्यादा है प्रैक्टिकल यील्ड से, जो अभी डिस्कस करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम जस्टिफाई करें कि क्यों एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल से कम है या क्यों एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल से ज़्यादा है, तो देखिए इसके मुख्तलिफ रीज़न्स हैं, जिनमें जो सबसे बुनियादी रीज़न है वो है ह्यूमन एरर। अब देखिए जिस तरह अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट वो सपोज़ किया था कि जब आप रिएक्टेंट ए रिएक्टेंट बी के साथ मिलाए और आपको प्रोडक्ट दे, ये भी सपोज़ 1 ग्राम्स और ये भी 1 ग्राम्स, तो हमें चाहिए कि ये प्रोडक्ट 2 ग्राम्स हो। अब देखिए एज अ ह्यूमन जब आप इसका सलूशन बनाते हैं तो आप जो वेट लेते हैं वो चाइना डिश या किसी दूसरे स्लाइड पर लेते हैं, वाच ग्लास पे। अब देखिए जब आप यहाँ पे वेट लेंगे तो जिस छुरी से आप वेट लेते हैं स्पेचुला से, तो कुछ पार्टिकल उसके ऊपर रह जाएंगे तो वो ज़ाया होगा। नंबर 2, जब आप इसके ऊपर ये वेट डालेंगे और आप इसको डिजिटल बैलेंस पे रखेंगे, अब वेट एग्जैक्टली 2.00 ग्राम होना चाहिए, लेकिन हम बाज़-औक़ात जान छुड़ाने के लिए क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल खुद से ही डाल देते हैं कि बस 2 के बराबर जो होगा, मतलब इनका इंतज़ार हम नहीं कर सकते। सपोज ये है 1.9987, तो इतने छोटे छोटे पार्टिकल डालना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है, तो हम ऐसे ही बस कोई पार्टिकल डाल देते हैं कि बस ये 2 है। बाज़-औक़ात वो 2 से ज़्यादा हो जाता है या 2 से कम होता है, तो ह्यूमन एरर के जो चांसेस हैं वो सबसे ज़्यादा है। अब देखिए अब जब आप यहाँ पे पानी लेते हैं और इसमें ये डिज़ाल्व करते हैं तो बाज़ टाइम यहाँ भी आपसे गलतियाँ होती हैं, कुछ अमाउंट इस चाइना डिश के ऊपर रह जाएगा, इस वाच ग्लास के ऊपर रह जाएगा, फिर जब आप स्टिर करते हैं तो कुछ अमाउंट स्टिरर रॉड पे रह जाएगा, और फिर जब आप 2 सोल्यूशन मिक्स करते हैं तो एग्जैक्टली जो लिक्विड है ये मिक्स नहीं होता, इसका जो कुछ लिक्विड है वो इसके किनारों पे रह जाता है, ये एग्जैक्टली ड्राई तो नहीं होता ना। यानी बाज़ लिक्विड जो है मरकरी के अलावा जो लिक्विड्स हैं उनमें एडहेसिव फोर्सेस हैं, तो वो कंटेनर की दीवारों के साथ कैपिलरी रिएक्शन की वजह से या एडहेसिव फोर्सेस की वजह चिपकती हैं, तो कुछ अमाउंट आपका यहाँ ज़ाया होगा। अब जब आप इन दोनों को मिलाते हैं तो कुछ अमाउंट आपका अनरिएक्टिव भी रह सकता है, मतलब कि वो रिएक्शन में हिस्सा ही ना ले, सही है ना, वो क्या करें, वो अनरिएक्टिव हो। और इसके अलावा इस तरह भी हो सकता है कि जब आप इसको हीट करते हैं तो कुछ अमाउंट एनर्जी में कन्वर्ट हो, तो ये सारे ह्यूमन एरर्स हैं ना, तो ह्यूमन एरर सबसे पहले इसकी वजह है। नंबर 2, जब आप ये सोल्यूशन में प्रोडक्ट बनाते हैं फिर आप इसको हीट करते हैं, इससे पानी बाहर निकालते हैं, जो ड्राई पाउडर है वो हीट की वजह से वो भी वेपराइज हो सकता है, और अगेन जब आप वेट लेंगे तो ये वेट आपको कम मिल सकता है। सो ह्यूमन एरर सबसे पहली बुनियादी वजह है। नंबर 2, एक्सपेरिमेंटल लॉस, ये जो अभी मैंने कहा कि जब आप हीट करते हैं तो आपका कुछ मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है या कुछ अनरिएक्टिव रह सकता है, इसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल लॉस। या जब आप वेट लेते हैं तो आपको पता भी नहीं होगा, आपका डिजिटल बैलेंस ख़राब हो सकता है, आपके फ्लासेस का वॉल्यूम ज़्यादा कम हो सकता है, जिसकी वजह से आपको कमी मिलेगी। मैकेनिकल लॉस, यही मैकेनिकल लॉस के साथ भी रिलेटेड है कि जब आप इसको हीट अप करेंगे तो कुछ एनर्जी में कन्वर्ट होगा, या आपके जो अपरेटस है उसमें गलतियों की वजह से यानी कि गलत कैलिब्रेशन की वजह से आपका जो मास होगा वो कम होगा। एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वहाँ की गर्मी, वहाँ का मौसम, वहाँ हवा का दबाव, वहाँ हवा में मॉइस्चर, ये सारे पैरामीटर। इसके अलावा आप एक एक्सपेरिमेंट करते हैं नॉर्मल कंडीशन पे और अचानक से एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है, तूफान आ जाता है या कम हो जाता है, अचानक जलजल आ जाता है। आप एक्सपेरिमेंट करते हैं बिजली पे, कभी बिजली बढ़ जाती है कभी कम हो जाती हैं, तो आपके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट सेम नहीं होंगे। नेक्स्ट भी है जो हमारे साथ बहुत ज़्यादा रिलेटेड है और एज अ स्टूडेंट हम सब यही करते हैं, नेग्लिजेंस या प्रेजुडिस।
नेग्लिजेंस का मतलब ये है, आपको टीचर ने कहा है कि इस एक्सपेरिमेंट के सामने खड़ा होना है और 3 घंटे के लिए खड़े होकर इसको हर मिनट के बाद क्या करना है, मॉनिटर करना है। तो जान छुड़ाने के लिए हम कहते हैं बस यार मॉनिटर है, 1 घंटे के बाद आ जाते हैं, फिर बाहर निकल जाते हैं, फिर 2 घंटे के बाद आ जाते हैं, फिर बाहर निकलते हैं, फिर 3 घंटे के बाद आ जाते हैं। इसको कहते हैं नेग्लिजेंस, लापरवाही जिसको कहते हैं, या प्रेजुडिस भी इसको केमिकल साइंसेज या रिसर्च में कहते हैं कि मतलब बस ठीक है छोड़ो कोई मसला नहीं है। फॉर एग्जांपल एक मशीन है जिसको स्टिरर कहते हैं, तो बीकर हमेशा उसके सेंटर में रखना चाहिए, तो ये स्टिर करता रहता है, तो वाइब्रेशन की वजह से ये बीकर कभी कभार इस एजेस पे आ जाता है, तो प्रॉपर स्टिरिंग नहीं होती, तो इसको प्रेजुडिस कहते हैं कि हम कहते हैं मतलब 1 घंटे बाद आएंगे, लेकिन जब हम 1 घंटे के बाद आते हैं तो बीकर इस पॉइंट के बजाय इस पॉइंट के ऊपर आता है। तो ये भी एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा साइड रिएक्शन, अब देखिए आपने कहा है कि ए जब बी के साथ मिलेगा तो मुझे प्रोडक्ट पी मिलेगा, लेकिन इसकी भी ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि ए प्लस बी सी भी दे दे और साथ में प्रोडक्ट भी दे दे, तो साइड रिएक्शन भी इसके बुनियादी वजह है। और बाई प्रोडक्ट्स भी, जब साइड रिएक्शन होंगे तो बाई प्रोडक्ट बनेगा, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनेगा, जो आप चाहते हैं उसके अलावा कोई और प्रोडक्ट भी बनेगा। अगर ये 1 ग्राम है तो प्रोडक्ट 2 ग्राम होना चाहिए, लेकिन अगर प्रोडक्ट के साथ कुछ और भी है तो अब आपका प्रोडक्ट 1.5 है और सपोज ये 0.5 होगा। इसके अलावा रिकवरी, जब आप सारा एक्सपेरिमेंट ख़त्म करें और वेट लेंगे, उस सॉल्वेंट से वो ड्राई पाउडर बनाने के लिए हीट अप करेंगे, कैल्साइन करेंगे, फर्नेस में ओवन में रखेंगे, तब जाके आपसे गलती हो सकती है। अनरिएक्टिव सैंपल जो मैंने स्टार्ट में बताया, कुछ सैंपल आपका अनरिएक्टिव रह सकता है, और इसके अलावा आपका जो कुछ मटेरियल है वो मास से एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम रहता है। अब देखिए यील्ड के लिए जो मैथमेटिकल फार्मूला है वो है एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड, लेकिन यील्ड हम परसेंट में कैलकुलेट करते हैं, तो परसेंट यील्ड का फार्मूला है एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड और मल्टीप्लाई बाय 100, जो हम 2-3 एग्जांपल से अभी कैलकुलेट करेंगे। अब देखें आपके कोर्स में क्वेश्चन है एक्सरसाइज में 15 नंबर, उसमें पूछा गया है कि अगर जिंक HCl के साथ रिएक्ट करे तो ये जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। ये कहते हैं कि जब जिंक आप एक फ्लास्क में ले लें और उस जिंक के साथ आप क्या करें, HCl मिक्स करें, तो जो प्रोडक्ट बनता है दोनों का, इसको जब आप प्रैक्टिकली वेट करें, एक्सपेरिमेंट करने के बाद डिजिटल बैलेंस के ऊपर रखें, तो उसका यील्ड होगा 6.53। तो डिजिटल बैलेंस पे रखने से मुराद क्या है कि ये कौन सा यील्ड होगा, एक्चुअल यील्ड। तो अगर इसका एक्चुअल यील्ड कितना है, आप क्या करें, थ्योरेटिकल यील्ड निकालें। तो देखिए थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से निकालते हैं। इस सारे चैप्टर की जो मदर टेक्निक है वो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन और फिर मोल। तो देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो पहले आप रिएक्टेंट के साइड पे देख लें कि क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, और फिर प्रोडक्ट के साइड भी देख लें। अब देखिए जिंक जो है इसकी एटॉमिसिटी 1 है, और आपके पास जो HCl है उसमें हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी 1 और क्लोरीन की भी यहाँ पे एटॉमिसिटी 1, और राइट साइड पे दें के लिए जिंक तो 1 है मगर क्लोरीन आपके पास 2 है और हाइड्रोजन भी आपके पास 2 है। मेटल ऑलरेडी बैलेंस है, हम नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, तो लेफ्ट साइड पे नॉन मेटल दोनों बैलेंस नहीं है, अगर इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई किया जाए और इसके साथ भी तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो ओवरऑल आप यहाँ 2 मल्टीप्लाई करें, ये 2 इस 1 के साथ और इस 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ये अंदाज़ा लगाना है कि अगर हमारा ये रिएक्शन कंप्लीट होगा तो कितना थ्योरेटिकल यील्ड देगा। अब क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि 5 मोल जिंक जब रिएक्शन करेगा तो कितना हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। तो अब देखिए इन्होंने कहा है कि अगर जिंक 5 मोल रिएक्ट करे, 5 मोल अगर जिंक रिएक्ट करे इसके 5 मोल, तब जाके ये हाइड्रोजन कितना प्रोड्यूस होगा। तो देखिए स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन से पहले हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखते हैं।
अब रिलेशन इन्होंने मांगा है जिंक का हाइड्रोजन के साथ। तो देखिए जब 1 मोल जिंक इस्तेमाल होता है तो कितना हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है? 1 मोल। तो मैं कह सकता हूँ कि 1 मोल जिंक प्रोड्यूसेस, इससे कितना हाइड्रोजन बनेगा? 1 मोल हाइड्रोजन गैस। और अब क्या है कंडीशन, जो नाउन कंडीशन है गिवन, ये है नाउन फैक्ट। और इसके बाद गिवन कंडीशन या अननाउन वो ये है कि अगर 5 मोल जिंक हो तो कितना हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा? तो मैं डायरेक्ट करवाता हूँ। जब 1 मोल जिंक है 1 मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा। जब 2 मोल जिंक होंगे तो 2 मोल। तो जब 5 मोल जिंक होंगे तो 5 मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा। अब देखिए यील्ड हमेशा हम मास में कैलकुलेट करते हैं, तो इन हाइड्रोजन के मोल्स को हम मास में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए मोल बराबर है मास इन ग्राम और डिवाइड बाय मोलर मास। अगर आप मास इन ग्राम कैलकुलेट करना चाहते हैं ये, तो इस मोलर मास को दोनों साइड्स पे आप क्या करें? मल्टीप्लाई करें। सो मास इन ग्राम फॉर हाइड्रोजन दैट वुड बी इक्वल टू मोलर मास, एक हाइड्रोजन का मोलर मास है 2 और नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 5। तो मास इन ग्राम हाइड्रोजन का कितना आएगा? 10 ग्राम। तो स्टेक्योमेट्री या बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें बताता है कि हाइड्रोजन का थ्योरेटिकल यील्ड कितना होगा? 10 ग्राम। ये हमें ये बताता है अगर आप 1 मोल जिंक इस्तेमाल करें तो 2 ग्राम हाइड्रोजन बनेगा। अगर 5 मोल जिंक इस्तेमाल करें तो 10 ग्राम हाइड्रोजन बनेगा। तो ये थ्योरेटिकल यील्ड है, यानी अभी तक हमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया है और हमने उससे अंदाज़ा लगाया है कि कितना होगा। लेकिन जब आप क्या करेंगे, जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक्सपेरिमेंट के दौरान आपको इतना मिलेगा। और उसकी वजह क्या होगी? उसकी वजह यही होगी एक्सपेरिमेंटल लॉस, ह्यूमन एरर, मैकेनिकल लॉस, साइड रिएक्शंस, बाय प्रोडक्ट्स, जो मुख्तलिफ रीजंस हो सकते हैं। अब देखिए लास्ट में हमने क्या फाइंड करना है? हमने थ्योरेटिकल यील्ड तो फाइंड किया है, लेकिन अभी परसेंट यील्ड फाइंड करना बाकी है। तो देखिए नाउ फॉर परसेंट यील्ड, तो परसेंट यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप अब वैल्यूज पुट करें। एक्चुअल यील्ड कितना है? 6.53 मल्टीप्लाई बाय 100 और थ्योरेटिकल यील्ड कितना है? 10। तो ये जीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये तकरीबन 65% आएगा। मतलब इस रिएक्शन में 35% की जो कमी है वो इन 4-5 टेक्निकल रीजंस की वजह से। अच्छा, नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो आपके कोर्स में भी है और इसके साथ रिलेटेड भी है। वहाँ देखिए आपसे कहा गया है कि एक रिएक्शन है और उसका एक्चुअल यील्ड 85% है, सॉरी परसेंट यील्ड जो है वो 85 है। अगर आप 100 ग्राम एल्यूमिनियम ले लें, 100 ग्राम एल्यूमिनियम ले लें, तो आप ये बताइए कि एल्यूमिनियम क्लोराइड का कितना प्रोडक्ट बनेगा मास इन ग्राम में, और फिर उसका थ्योरेटिकल यील्ड क्या होगा। यानी दोनों एक ही मतलब है कि या थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करें या एल्यूमिनियम क्लोराइड का अमाउंट कैलकुलेट करें। लेकिन अगर आप एल्यूमिनियम कितना लेंगे? 100 ग्राम। तो अपनी आसानी के लिए मैंने डायरेक्टली इसको इसके एटॉमिक मास पे डिवाइड किया है ताकि हमें मोल्स मिले, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन हम हमेशा मोल से करते हैं। अब देखिए रिएक्शन ये है, मैंने ऑलरेडी टाइम बचाने के लिए बैलेंस भी किया है। एल्यूमिनियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है। अब देखिए स्टोइकियोमेट्री से हमें पता चलता है कि जब 2 मोल एल्यूमिनियम गिवन हो तो 2 मोल एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है। हमसे इन दोनों की रिएक्शन के बारे में पूछा गया है। तो जब 2 मोल एल्यूमिनियम हो, 2 मोल एल्यूमिनियम से 2 मोल एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा। अब देखिए हमने आसानी के लिए ऑलरेडी इस मास को मोल में कन्वर्ट किया है। तो अगर 3.7 मोल एल्यूमिनियम हो तो प्रोडक्ट भी इतना बनेगा। देखिए ये 2 मोल है तो ये 2, अगर ये 1 होता तो ये भी 1 होता, अगर ये 3 तो ये भी 3, तो अगर ये 3.7 है तो ये भी 3.7। लेकिन अगर प्रॉपर मेथड से करना चाहते हैं तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें और इसके ऊपर डिवाइड करें, तो 2/2 कैंसिल हो जाएगा, प्रोडक्ट कितना बनेगा? 3.7। चूँकि यील्ड हमेशा हम मास में कैलकुलेट करते हैं, तो फार्मूला मोल के फार्मूले से मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास, और हम मास इन ग्राम कैलकुलेट करते हैं तो मोलर मास को दोनों साइड पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें। सो मास इन ग्राम वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास।
तो नंबर ऑफ मोल्स इतने हैं और एल्यूमिनियम क्लोराइड का मोलर मास इतना है। दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 494.5 ग्राम आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा। जब 100 ग्राम एल्यूमिनियम इस्तेमाल होगा तो इतना प्रोडक्ट बनेगा। अब अगर इसी रिएक्शन की हम एक्चुअल यील्ड फाइंड करें कि इस रिएक्शन का एक्चुअल यील्ड क्या है, तो देखिए परसेंट यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। अगर आप ये कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस थ्योरेटिकल यील्ड को दोनों साइड पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये कैंसिल हो जाएगा और फिर 100 को दोनों साइड पे डिवाइड करें। अब आप डेटा पुट करें, एक्चुअल यील्ड इज इक्वल टू परसेंट यील्ड जो कि 85 है, मल्टीप्लाई थ्योरेटिकल यील्ड जो अभी हमने कैलकुलेट किया है और डिवाइड बाय 100, तो इससे ये जवाब आ जाएगा। तो इससे मुराद ये है कि अगर आपको फार्मूला याद है, आपसे दोनों का पूछा जा सकता है, एक्चुअल यील्ड का, थ्योरेटिकल यील्ड का या परसेंट यील्ड का, और इसके साथ ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है।